हेलो नमस्कार साथियों, राधे राधे। मैं राहुल चौधरी उत्कर्ष परिवार में आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन, इस्तकबाल करता हूं। साथियों, आज की इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जानने वाले हैं मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ऑफ साइंस जो हमारे प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं। ज्यादातर अगर हम देखें तो ये क्वेश्चंस आपके हर एग्जाम में देखने के लिए मिलेंगे, चाहे तो आप बिहार एसएससी 10+2 की तैयारी कर लीजिएगा, चाहे आप किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर लीजिएगा, चाहे आप एसएससी की तैयारी कर लीजिएगा। आप किसी भी एग्जाम बैठते हैं और वहां पर साइंस का अगर वेटेज है तो ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये कुछ प्रश्नों को लेकर के हम लोग बात करने वाले हैं। टॉप 20 क्वेश्चंस की बात करेंगे, इसमें कई सारी चीजों को हम लोग समझेंगे। तो चलिएगा देखते हैं आज का पहला प्रश्न आपके सामने क्या होगा। देखिएगा, पहला प्रश्न आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है। साथियों, आपको पता है कि अगर हम लोग विटामिन की बात करते हैं भैया, तो जो विटामिन होती है ना मेरे भाइयों, वो विटामिन जो होती है ना वो दो प्रकार की होती है। एक तो होगी हमारी जल में घुलनशील विटामिन होती है और एक होती है मेरे भैया वसा में घुलनशील विटामिन होती है। यदि मैं वसा में और जल में घुलनशील की बात करूं तो विटामिन बी और सी जो है जल में घुलनशील होगी और वसा में कौन सी होगी, ए, डी, ई, और कौन सी होती है मेरे भैया, के विटामिन होती है। ये वसा के साथ में क्या है भैया, हमारी घुलनशील मानी जाएंगी, सॉल्युबल होंगी, और ये क्या हमारे जल के साथ सॉल्युबल मानी जाएंगी। जल में घुलनशील विटामिन हमारी बॉडी के अंदर स्टोर नहीं होती हैं और ये यूरिन के माध्यम से जितनी ज्यादा हो जाएगी वो निकल जाती है, बाकी नीडेड जितनी होती है उतनी हमारी बॉडी में काम करने लगती है। तो यहां पर जल में घुलनशील की बात की गई थी, तो इसका आंसर बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ इतना सा? चलो अगले क्वेश्चंस की बात करें तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि दही का खट्टापन निम्नलिखित में से किसके कारण होता है। देखो, दही के खट्टापन की बात कर रहा है भैया, आप लोगों ने पढ़ा होगा और सुना होगा, जो दही होती है, दही की बात कर ले, या फिर दही के साथ साथ आपका एक सिरका होता है, सिरका, और सिरका की बात कर ले, सिरका, इन दोनों के अंदर एक एसिड पाया जाएगा और इस एसिड का नाम क्या होता है मेरे भैया, लैक्टिक एसिड होता है। कौन सा एसिड होता है? ये लैक्टिक एसिड होता है। और ये जो लैक्टिक एसिड के कारण क्या होता है, लैक्टिक अम्ल के कारण ये क्या होती है मेरे भैया, ये हमारी कैसी हो जाती है, खट्टेपन का इसके अंदर कारण हो जाता है। तो लैक्टिक अम्ल के कारण क्या है, ये हमारा खट्टा होगा। तो इसके लिए भी आपको आंसर याद करना है, दही के लिए भी, और क्या भाई हमारे सिरके के लिए भी याद करना है। वहीं पर अगर मैं दूध की बात करता हूं मेरे भैया, दूध को दही में कन्वर्ट कौन करता है, तो दूध को दही में, दूध से भैया दही बनेगा तो क्या होगा, लैक्टोबैसिलस होगा। क्या होगा? लैक्टोबैसिलस होगा। लैक्टोबैसिलस नाम का जीवाणु होगा मेरे भैया। ये क्या करता है, दूध से दही में कन्वर्ट करने का कार्य करता है। आप सभी लोग जानते हैं कि दूध से दही में बदलने की क्रिया फर्मेंटेशन कहलाती है, किण्वन के नाम से जानी जाती है। और जो दूध होता है इसके पाचन के लिए भैया, इसके पाचन के लिए एक एंजाइम पाया जाता है। इसका पाचन जो होता है वो किससे होता है, वो रेनिन नाम के एंजाइम से होता है। अच्छा, ये एंजाइम जो होगा ना, अगर मैं रेनिन एंजाइम की बात करता हूं तो मेरे भाई ये क्या है, बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए मिलेगा। किसमें? बच्चों में सर्वाधिक पाया जाता है, याद रखेंगे, ये बच्चों में सर्वाधिक मात्रा में देखने के लिए मिलता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? लैक्टिक अम्ल इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, दूध की शुद्धता किसमें मापी जाती है। देखो, दूध की शुद्धता से मापी जाती है। अब ये प्रश्न ये आ रहा है कि दूध की शुद्धता किसके माध्यम से मापी जाएगी। यदि आपको पता होगा यहां पर लैक्टोमीटर के बारे में मेरे भैया, एक लैक्टोमीटर होता है और लैक्टोमीटर जो होता है ना, इससे क्या मापी जाती है मेरे भाई, दूध की शुद्धता की बात की जाती है। एक बात और आती है कि लैक्टोमीटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। अगर मैं इसके सिद्धांत की बात करता हूं ना, तो ये सिद्धांत किस पर कार्य करेगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर। आर्किमिडीज के सिद्धांत पर ये क्या करता है, सिद्धांत पर ये भैया कार्य करता है। कौन सा हमारा, जिसका नाम क्या है मेरे भाई, लैक्टोमीटर। क्या है मेरे भैया, लैक्टोमीटर। हाइड्रोमीटर की बात करें तो किसी भी पदार्थ में जो तरल होता है ना, तरल पदार्थ की यहां पर सापेक्ष घनत्व को मापा जाता है हाइड्रोमीटर के द्वारा। लेकिन इसका आंसर क्या होगा आपको, लैक्टोमीटर इज द करेक्ट हियर। किस वाले सिद्धांत पर कार्य करेगा, आर्किमिडीज के सिद्धांत पर यह कार्य कर रहा होता है। अगला प्रश्न, सिरके का पीएच मान लगभग कितना होता है। देखो, पीएच की बात कर रहा हूं मैं, पीएच का मतलब होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। यहां पर आपसे पूछा गया किसका, सिरके का पीएच मान पूछा गया है। यहीं पर आपसे लार का पीएच मान पूछ लिया जाए, यहीं पर आपसे पानी का पीएच मान पूछ लिया जाए, यहीं पर आपसे चाय का पीएच मान पूछ लिया जाए, यहीं पर आपसे कॉफी का पीएच मान पूछ लिया जाए मेरे भाई। यहीं पर आपसे कई सारे पीएच मान आ सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो अग्नाशय रस का पीएच मान भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर मैं इनके पीएच मान की बात करूं तो देखो आपका आंसर क्या हो जाएगा। अगर मैं इसका पीएच मान होता है, लगभग की बात कर रहे हैं 2.5,
क्या होगा भाई, इसका पीएच मान होगा। अगर मैं लार की बात करूं तो लगभग 6.8, पानी की बात करें तो 7.0, चाय की बात करें तो 5.5 और कॉफी की बात करें मेरे भैया 5.0 और अग्नाशयी रस की बात करें 7.5 से 8.0 तक चला जाता है। इतनी सी बातें आपको याद रखनी है। अच्छा, एक और आता है आपसे पूछने के लिए कि समुद्री पानी, किसका भैया, समुद्री पानी का पीएच मान क्या होता है। तो समुद्री पानी का पीएच मान आपको 8.4 करना है। अगर आपसे रक्त का पीएच मान पूछ ले तो आपको 7.4 आंसर लगा देना है भैया, 7.4 आंसर लगा देना है। पीएच स्केल की बात करें तो सोरेनसन नाम के वैज्ञानिक ने, किसने भैया, एक पीएच स्केल को दिया था, पीएच स्केल को दिया था, जो दिया था 1909 में और वैज्ञानिक का नाम क्या था, सोरेनसन। सोरेनसन ने इसको दिया था भाई, याद रखेंगे इस वाली बात को। तो पीएच स्केल जो है यहां पर पूछा जा रहा है विनेगर का, तो आंसर क्या करेंगे, लगभग 2.7 होता है। बाकी ये मैंने जो लिखा दिया काफी महत्वपूर्ण पॉइंट मैंने लिखा है, इनको भी आप लोग साथ के साथ याद करिएगा। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे भाई, कौन रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण होता है। रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है। देखो, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया दोनों में अंतर देख लीजिएगा। अगर मैं भौतिक अभिक्रिया की बात कर रहा हूं, भौतिक अभिक्रिया की बात कर रहे हैं, तो भौतिक अभिक्रिया क्या होती है मेरे भैया, और एक क्या होता है रासायनिक अभिक्रिया। तो रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, इन दोनों को ही हम लोग चर्चा में रखेंगे। तो इन दोनों की जब मैं बात करूं, रासायनिक अभिक्रिया और भौतिक अभिक्रिया, देखो इसमें क्या होगा, भौतिक अभिक्रिया में क्या होता है भाई, किसी नए पदार्थ का भाई क्या उत्पादन नहीं होता, न्यू प्रोडक्ट यहां पर नहीं बनेगा। तो हम लिख सकते हैं कि नया पदार्थ नहीं बनेगा, नहीं बनता है, ठीक है, उसे क्या कहेंगे, भौतिक। यहां पर क्या होगा भैया, नए पदार्थ का न्यू प्रोडक्ट का निर्माण होता है, नए पदार्थ का निर्माण होता है, याद रखेंगे इस वाली बात को। अच्छा, इसको क्या है, नॉर्मल विधि के द्वारा उसी अवस्था में लाया जा सकता है, मतलब सामान्य विधि से हम लोग क्या करते हैं भैया, विधि से पहली अवस्था में ला सकते हैं, पहली अवस्था में बदला जा सकता है, याद रखेंगे इन सारे पॉइंटों को। और इसे सामान्य विधि से नहीं बदला जा सकता, सामान्य विधि से नहीं बदला जा सकता, ठीक है भाई मेरे, याद रखेंगे। तो रासायनिक अभिक्रिया, जैसे कि अगर मान के चलो पानी का वाष्प में बदलना एक भौतिक अभिक्रिया कहलाता है, क्योंकि वाष्प को दोबारा से हम लोग ले आते हैं। लोहे पर जंग लगना एक रासायनिक अभिक्रिया का रूप हो जाता है। सब्जी को पकाना, पकने के बाद जो सब्जी होगी वो भी एक रासायनिक अभिक्रिया का रूप हो जाएगा। कोई भी नए प्रोडक्ट का अगर निर्माण हो रहा है, पुनः उसे उसी रूप में नहीं ला सकते, तो वो एक रासायनिक अभिक्रिया होगी। और जिसमें नया प्रोडक्ट नहीं बन रहा है, नया कोई भी पदार्थ नहीं बन रहा और उसे सामान्य विधि के द्वारा पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता, तो वो क्या हो जाएगा, हमारा वो हमारा क्या होगा, भौतिक हो जाएगा। जिसे पुनः उसी अवस्था में नहीं लाया जा सकता वो रासायनिक होगा, जिसे पुनः उसी अवस्था में लाया जा सकता है वो भौतिक हो जाएगा। तो उम्मीद कर रहा हूं कि आपको ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा कि भौतिक और रासायनिक क्या होता है। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है भाई, हर बच्चा जानता है कि 3 होती है। कितनी होती है, 3। याद रखेंगे यहाँ पर प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम नाम का क्या होता है मेरे भाई, एक समस्थानिक होते हैं। अगर मैं हाइड्रोजन के समस्थानिक की बात करूं तो कितने होते हैं मेरे भैया, 3 होते हैं। कितने होते हैं, 3 होते हैं। तीनों में अगर मैं बात करूं 1H1 होता है, और अगर हम दूसरे की बात करें 1H2 होता है, 1H2 होता है और 1H3 होता है। अगर मैं प्रोटियम होता है हमारा, प्रोटियम होगा, एक हमारा ड्यूटेरियम होता है, ड्यूटेरियम होता है भैया, और तीसरा हमारा क्या हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा, ट्राइटियम हो जाएगा। ये तीनों समस्थानिक होते हैं। अच्छा, ड्यूटेरियम जो होता है ना, इससे D2O भी बन जाता है, D2O बनता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, भारी जल के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग क्या है, नाभिकीय संलयन क्रिया के दौरान न्यूक्लियर रिएक्टर में मंदक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं भैया। नाभिकीय संलयन में मंदक के रूप में इसका प्रयोग कर लिया जाता है, याद रखेंगे। तो इसके 3 होंगे, आंसर क्या हो जाएगा मेरे भैया, 3। हाइड्रोजन के समस्थानिक कितने होते हैं, 3 होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्राइटियम। क्लियर हुआ, 3 हाइड्रोजन के समस्थानिक होंगे जो आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। चलो अगला पॉइंट देखिएगा क्या है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है।
तो अगला क्वेश्चन है मेरे भाई कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। ये प्रश्न भी कई बार आपके एग्जाम में देखने के लिए मिला है, तो क्यों ना आप इसको बहुत बेहतर तरीके से समझेंगे कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। और ये क्वेश्चन कई बार किसी भी एग्जाम को अगर आप उठाएंगे तो भाई ये प्रश्न आपको देखने के लिए मिलता है। भैया कौन सा प्रश्न देखने के लिए मिल रहा है कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। तो एक बार देखिएगा कि पीतल किसकी मिश्र धातु होती है। देखो पीतल का मतलब क्या हो गया, ब्रास। जब मैं ब्रास की बात करता हूं मेरे भाई, जब मैं ब्रास की बात करता हूं आपसे, तो देखो ब्रास होता है हमारे पास में, क्या है, ब्रास है। एक और मैं ब्रॉन्ज ले लेता हूं, तो देखो ब्रास और ब्रॉन्ज की बात करें, ये क्या होता है हमारा, ये होता है पीतल। ये क्या होता है हमारा, पीतल। ये क्या होगा भैया हमारा, कांसा होगा। ये क्या होगा, कांसा होगा। अगर मैं ब्रास की बात करता हूं तो देखो कॉपर तो आता है भैया, इसमें भी कॉपर आएगा, दोनों में कॉपर है। अच्छा एक और ले लो सर, जर्मन सिल्वर ले लो। अगर मैं जर्मन सिल्वर की बात करता हूं भैया, जर्मन सिल्वर, अगर जर्मन सिल्वर की बात करें तो इसमें भी क्या होगा, तो भाई मेरे इसमें भी कॉपर होगा, इसमें भी क्या होगा, कॉपर होगा। तीनों में कॉपर पाया जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन यहां पर क्या होता है, देखो एस दिया है तो एस वाला छोड़ दो, यहां पर लगा देंगे Zn। यहां पर क्या जेड दिया है तो जेड वाला छोड़ दो, यहां लगा देंगे Sn। अब भैया जर्मन सिल्वर, कॉपर, जिंक और क्या होता है इसमें, निकल पाई जाती है। कॉपर, जिंक और निकल होगा। इसमें कॉपर और क्या होता है मेरे भैया, टिन होता है। इसमें क्या होता है, कॉपर और जस्ता होता है, जिंक होता है। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा भाई, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ब्रास पूछा जा रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाता है भाई, मिश्र धातु किसका होता है, एक तो मेरे भाई ये कॉपर होगा और क्या है, एक हमारा जिंक होगा मेरे भैया। इन दोनों का मिश्रण होगा कौन, हमारा भाई पीतल। क्लियर हुआ। कांसा किसका होगा, कॉपर प्लस टिन का मिश्रण होगा। जर्मन सिल्वर क्या है, कॉपर, जिंक और क्या है, निकल का मिश्रण होता है। तो ये प्रश्न भी कई बार आपसे पूछे जाते हैं। उभयनिष्ठ धातु इनमें कौन सी होगी, तीनों में समान होगी, उसका नाम क्या होगा भाई, कॉपर होगा। तो याद रखेंगे इस वाली बात को, कॉपर। ठीक है भाई। चलो अगला प्रश्न देखेंगे। एक जांच की जाती है जिसका नाम है एलिसा। एलिसा जांच किस रोग की पहचान करने के लिए की जाती है, जैसे कि आप लोगों ने नाम सुना होगा मेरे भैया एलिसा जांच का। एलिसा जांच की बात कर लें, या फिर हम लोग बिडाल परीक्षण की बात कर लें, या फिर अगर आपसे एक और क्वेश्चन आता है जिसे हम लोग कहते हैं बायोप्सी। देखो बायोप्सी नाम का, बायोप्सी एक परीक्षण है। इस बायोप्सी परीक्षण में किसकी जांच की जाती है मेरे भैया, ये कैंसर जांच होता है, कैंसर। वहीं पर मैंने एक और नाम लिया अभी, बिडाल। बिडाल परीक्षण किसके लिए, किसकी जांच है मेरे भाई, ये टाइफाइड रोग का है ना। टाइफाइड रोग की जो जांच की जाती है ना मेरे भैया, वो बिडाल होता है। लेकिन सर यहां तो एलिसा का पूछा गया है, तो मेरे भैया एलिसा जो होता है ना, ए से एलिसा और ए से एड्स याद करेंगे, तो एलिसा जो है हमारा परीक्षण है, ये एचआईवी वायरस, एचआईवी वायरस के लिए होता है, जिसमें हम लोग एड्स रोग की पहचान करने के लिए इसका प्रयोग कर लेते हैं। तो यहां पर एचआईवी वायरस के लिए हम इसका एलिसा का एचआईवी जो हमारा क्या है, हमारा भैया एचआईवी वायरस की जांच के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। याद रखिएगा, यहीं पर बिडाल का टाइफाइड के लिए, बायोप्सी कैंसर के लिए, और एलिसा जो है वो हमारी एड्स रोग की पहचान के लिए आवश्यक जांच होती है। याद रखेंगे छोटी सी बातों को। चलो भैया अगला प्रश्न देखिएगा। मानव शरीर में कौन सा शरीर में रक्तचाप नियंत्रित करता है। भाई रक्तचाप का मतलब होता है ब्लड प्रेशर को नियंत्रण कर रहा है। अब बात ये आती है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करने के लिए तो बहुत सारी चीजें होती हैं। सर आपने इसमें तो कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं दिया, लेकिन मेरे भाई कोई बात नहीं, मैं आपको दो तीन चीजें जो होती हैं वो डिपेंड करता है आपके ऑप्शन में क्या चला जाता है। अगर आपसे पूछ रहा है कि ब्रेन का कौन सा भाग करता है, तो ब्रेन के कौन से भाग की अगर बात आ जाए मेरे भाई, तो ब्रेन का एक पार्ट होगा जिसका नाम क्या होगा हमारा हाइपोथैलेमस, जिसका नाम क्या होगा मेरे भैया, वो होगा हमारा क्या, मेडुला ऑब्लांगेटा। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है ग्रंथियों में कौन सा होगा, तो ग्रंथियों में आंसर करेंगे एडिनल ग्रंथि। एडिनल ग्रंथि क्या करती है, हमारे ब्लड प्रेशर को भाई नियंत्रण करने का कार्य करती है। इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो एड्रिनल ग्लैंड्स में हम लोग बात कर देंगे। यहां पर एडिनल ग्लैंड्स क्या करती है मेरे भैया, ये काम करेगी। ठीक है, याद रखिएगा इस वाली बात को। ठीक है, एडिनल ग्रंथि यहां पर हम लोग आंसर कर देंगे। अगला प्रश्न देखिएगा। एडिनल ग्रंथि जो होती है ना, वो ट्रायंगल शेप में होती है, याद रखेंगे। इसके ऊपर वाले भाग को कॉर्टेक्स के नाम से जाना गया है, और आंतरिक भाग को मेरे भैया मेडुला के नाम से जाना गया है ना, मेडुला के नाम से जाना गया है। और मेडुला से ही एड्रिनलिन हार्मोन निकलता है। यहां से एक हार्मोन निकलता है एड्रिनलिन। क्या हार्मोन निकलेगा, एड्रिनलिन।
नलिन नाम का एक हार्मोन निकलता है, और एड्रेनलिन हार्मोन जो होता है ना, ये हमारे रक्तदाब को नियंत्रण करने का भी कार्य करता है। इसी को अपन लोग 3F हार्मोन भी कहते हैं मेरे भाई। क्या कहते हैं इसे? 3F हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। इसी को हम आपातकालीन हार्मोन कहते हैं, आपातकालीन हार्मोन भी कहते हैं मेरे भैया इसी को, तो याद रखेंगे। लड़ो उड़ो हार्मोन भी इसी को कहा जाता है, ये भी बात आपको याद रखनी है इस पॉइंट पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन से पहले एक और आपके लिए, ये होली का जो महा हंगामा आपका देख रहे हैं और आप बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं एक दूसरे के गुलाल लगाते हुए मेरे भाई, तो आप सभी को बताया कि यहाँ पर उत्कर्ष एप्लीकेशन इस होली पर काफी आपके लिए एक ऐसा किफायती चीज और एक ऐसा धमाका लेकर के आया है जो है भाई आपको देख करके खुशी तो मिल रही होगी। खुशी में क्या है भाई, देखो 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ साथ इसमें अप टू 90% का डिस्काउंट है मेरे भाई। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यदि आप अपने बिहार में होने वाले किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की अगर तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, तो प्रत्येक प्रतियोगी परीक्षा के लिए अपने उत्कर्ष एप्लीकेशन पर बैच अवेलेबल है। और आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर जाकर के आप एक बार विजिट करिएगा, और कोई भी कोर्सेज अगर आप खरीद रहे हैं तो उस पर आपको 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी प्लस अप टू 90% का डिस्काउंट दिया जा रहा है। तो क्यों ना आप इस डिस्काउंट को लें, लेकिन याद रखें इसका जो डेट है वो 28 मार्च तक ही है। आप इस डिस्काउंट को 28 मार्च तक प्राप्त कर सकते हैं मेरे भाई। तो याद रखिएगा अच्छे से चीजों को कि 28 मार्च क्या है, इसका डेट है जो आपको डिस्काउंट दिया जाएगा। उसके बाद मत कहना कि सर हम तो भूल गए, हम तो चूक गए, उसके बाद फिर कुछ नहीं होगा। तो भाई अप टू 90% का डिस्काउंट पा रहे हैं, और 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में आप आज ही एनरोलमेंट ले लें। आज ही आप प्ले स्टोर पर जाकर के उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और मेरे भाई इस मुहिम में शामिल हों और अपने सपनों को साकार बनाएं। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्या होगा? आतिशबाजी में हरा रंग के निम्नलिखित में से किसके कारण होता है? शादी ब्याह होता है ना आपका, शादी ब्याह तो हुआ होगा, नहीं हुआ होगा तो किसी और के में तो गए होंगे। वही है, ब्याह तो ना हुआ, शादी तो ना हुई, बारात तो बहुत की है आपने, है ना, दावत तो खूब खाई है आप लोगों ने, ऊधम भी खूब मचाया है। आतिशबाजी के मतलब है वहां पर जब आपने देखा होगा कि आतिशबाजी जो होती है और उसमें कई सारे कलर से दिखाई दे रहे होते हैं, है ना, कई सारे कलर दिखाई दे रहे होते हैं। जैसे कि मान के चलो एक कलर आता है पीला। अगर आतिशबाजी में जो पीला रंग होता है ना, रंग, वो किसकी उपस्थिति के कारण बनता है, ये बात बताइएगा। तो उसमें मेरे भैया पीला रंग जो बनेगा ना, वो सोडियम की उपस्थिति के कारण, सोडियम होता है, इसकी उपस्थिति के कारण पीला रंग बनता है। लेकिन सर यहां तो हरा रंग पूछा गया है। हरा रंग, अगर भैया ठीक है भाई, हरा रंग पूछा है तो हरे रंग की भी बता देंगे। तो आतिशबाजी के दौरान जब आप कोई भी पटाखा चला रहे हैं और उसमें हरा रंग निकल रहा है, तो उसके पीछे का कारण क्या है मेरे भैया? वो बेरियम होता है। क्या होता है भैया? हमारे बेरियम। तो बेरियम की उपस्थिति के कारण वो हरा रंग होगा। तो बेरियम हरे रंग के लिए जिम्मेदार है, और भैया सोडियम जो है हमारा, वो पीले रंग के लिए जिम्मेदार होता है। सोडियम पीले रंग के लिए जिम्मेदार होगा, बेरियम हरे रंग के लिए जिम्मेदार होता है। क्लियर हुआ भाई साहब? काफी महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, और मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपको बहुत सारी चीजें यहां से समझ में आ रही हैं और बहुत अच्छा चीज आप लोग देख रहे हैं। ऊर्जा संचित होती है, कई बार एग्जाम में आया। हमारी कोशिका होती है, देखो ये रही, ये कोशिका है, इसमें क्या है? केंद्रक है। केंद्रक के पास में यहां पर क्या दिखाई दे रहा है भाई आपको? सॉरी, ये क्या दिखाई दे रहा है मेरे भैया? देखो आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? यहां पर दिखाई दे रहा है आपको माइटोकॉन्ड्रिया। ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है मेरे भाई, इस माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है पता है आपको? यहां पर ग्लूकोज चला जाता है, और ग्लूकोज के साथ में जब ऑक्सीजन ऑक्सीडेशन की क्रिया करने लगती है तो CO2 H2O प्लस क्या बनता है मेरे भैया? ATP का निर्माण होता है। तो इससे हमें पता लगता है कि ATP का निर्माण कहां पर हो रहा है? माइटोकॉन्ड्रिया में ATP का निर्माण हो रहा है। मैं इसको इधर साइड में लिख देता हूं अगर आपको ये नहीं दिखाई दे रहा है तो। देखो यहां पर क्या होता है? ग्लूकोज तो ऑलरेडी होता है, ग्लूकोज होता है, इसके साथ में ऑक्सीजन मिल जाता है, तो फिर क्या निकलने लगता है? CO2 प्लस H2O प्लस क्या निकलेगा मेरे भैया? ATP निकलता है। ATP का मतलब समझते हैं आप? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट होता है, इसे ऊर्जा का अणु कहा जाता है। ऊर्जा के अणु होते हैं मेरे भैया जी, मॉलिक्यूल ऑफ द एनर्जी हम कह सकते हैं इनको। तो ये निकलने का कार्य होता है कहां पर? हमारा माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऊर्जा का पावर हाउस किसे कहते हैं भाई? माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं। कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल किसे कहा गया? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा गया। अच्छा, इसमें संचित होती है, ऊर्जा संचित होती है, तो कहां पर होगी? माइटोकॉन्ड्रिया में होगी। लेकिन किस रूप में होती है मेरे भाई? तो ऊर्जा जो होती है ना, ऊर्जा संचित जो होती है, संचित होती है ना, वो ATP के रूप में होती है, ATP के रूप में होती है, याद रखेंगे। लेकिन जब बॉडी के अंदर इसे यूज किया जाता है तो इसे क्या बोल दिया जाता है? ADP, एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट कहा जाता है। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट को जब हम यूज करते हैं, बॉडी में ऑर्गन्स में जाती है, कार्य करती है, तो उसे एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट के नाम से जानते हैं, याद रखिएगा। तो यूज किसमें होगी भैया? ADP के रूप में। यूज किसमें होगी?
ADP के रूप में यूज होती है और ATP के रूप में मेरे भैया ये स्टोर रहती है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बनती है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ? चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, साइटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? भाई बहुत अच्छा प्रश्न आया यहां पर, देखो क्वेश्चन आ रहा है साइटोलॉजी। जब आपसे साइटोलॉजी पूछी जाए या फिर आपसे मेरे भैया एंजियोलॉजी पूछा जाए, एंजियोलॉजी पूछ लिया जाए, या फिर आपसे मेरे भैया नेफ्रोलॉजी पूछ लिया जाए, नेफ्रोलॉजी पूछ लिया जाए, या फिर मेरे भैया आपसे क्या पूछ लिया जाता है, न्यूरोलॉजी पूछ लिया जाए, न्यूरोलॉजी पूछ लिया जाए, तो इनका आंसर क्या होगा? देखो नेफ्रोलॉजी का मतलब होता है मेरे भैया जो नेफ्रॉन होता है वो सबसे छोटी इकाई होती है किसकी? किडनी की। तो किडनी का अध्ययन नेफ्रोलॉजी होगा। तो यहां पर आपसे प्रश्न आ रहा है ना, तो क्या हो जाएगा? किडनी। जो किडनी होती है ना, किडनी का स्टडी जो होता है, अध्ययन जो होगा, उसको बोला जाएगा भैया अध्ययन। क्लियर है? चलो साइटोलॉजी क्या होता है मेरे भैया? कोशिका सेल का अध्ययन, स्टडी ऑफ सेल को क्या बोला जाता है भाई? साइटोलॉजी। एंजियोलॉजी क्या होता है? सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम जो होता है ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम का अध्ययन क्या हो जाएगा भाई मेरे? एंजियोलॉजी हो जाएगा। न्यूरोलॉजी का मतलब क्या होता है भाई? न्यूरॉन क्या होता है? तंत्रिका की सबसे छोटी इकाई होती है। तो तंत्रिका, तंत्र के अध्ययन को न्यूरोलॉजी के नाम से जाना जाता है। तो स्टडी ऑफ नर्व्स इज कॉल्ड न्यूरोलॉजी। तो नर्व्स जो होता है ना, जो न्यूरोलॉजी होगा, नर्व्स जो होता है मतलब तंत्रिका, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन, तंत्रिका तंत्र का अध्ययन क्या कहलाएगा भाई? न्यूरोलॉजी कहलाएगा। अरे क्लियर हुआ क्या? ये सारे पॉइंट मेरे भाई बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, कंपलसरी है, आते हैं एग्जाम में पूछने के लिए। तो एक भी पॉइंट आपको यहां से स्किप नहीं करना है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। ओहो बहुत प्यारा, देखो यहां से प्रश्न तो खूब सारा बना है मेरे भैया, यहां से प्रश्न तो खूब सारा बना है। जैसे एपीकल्चर, एपीकल्चर किसके अध्ययन को कहा जाता है भाई? इसमें मधुमक्खी पालन, सॉरी अध्ययन नहीं, मधुमक्खी पालन से ये संबंधित होगा। किससे? मधुमक्खी से। ये जो मधुमक्खी होती है ना, उससे संबंध क्या है? एपीकल्चर। सेरिकल्चर क्या होता है मेरे भैया? ये रेशम उत्पादन की बात करते हैं, तो ये रेशम से संबंधित होगा। अच्छा यहां पर क्वेश्चन आता है विटीकल्चर। विटीकल्चर के लिए आपको याद रखना है अंगूर, क्या होता है? अंगूर की खेती, अंगूर। और यहां पर क्या है? वर्मी कल्चर मतलब कैंचुआ, कैंचुआ। यहां पर क्या हो जाएगा भैया मेरे? कैंचुआ। क्लियर हुआ क्या? अरे इतनी सी बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहां पर क्या है? एपीकल्चर में क्या होगा? मधुमक्खी पालन होता है। सेरिकल्चर में क्या? रेशम कीट का है। और विटीकल्चर में क्या? अंगूर की खेती है। और भैया वर्मी कल्चर में क्या? कैंचुआ होगा। क्या होगा मेरे भाई? कैंचुआ होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखिएगा, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? बहुत प्यारा भाई, क्वाशीक्योर नाम का रोग होता है। क्वाशी ठीक है भाई, क्वाशियोकोर नाम का जो रोग होगा, क्वाशियोर, अच्छा एक और रोग यहां पर देखने के लिए मिलेगा इसी में अगर हम लोग बात करें तो भैया मेरे मरसमस जो होता है हमारा, मेरास्मस, मेरास्मस नाम का रोग होगा। ठीक है, और क्वाशियोर, क्वाशियोर को क्या होगा हमारा भाई यहां पर देखने के लिए मिलेगा, क्वाशियोर को एक रोग देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलो बिलू बेबी सिंड्रोम की बात करें तो बिलू बेबी सिंड्रोम किससे संबंध होगा मेरे भाई? ये बात आपसे पूछी जा रही है। तो यहां पर ये क्या है? नाइट्रेट जो होता है ना, जो हमारा नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है तो बिलू बेबी सिंड्रोम होगा। ये नाइट्रेट किससे संबंध है मेरे भैया? इसका आंसर क्या हो जाएगा? नाइट्रेट। बिलू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता से होता है? तो मेरे भाई नाइट्रेट की अधिकता से होगा। वहीं अगर मैं बात कर रहा हूं इटाई इटाई रोग की, मेरे भैया इटाई इटाई रोग जो होता है ना, इसका संबंध होता है कैडमियम से। किससे होगा? कैडमियम। तो कैडमियम की वजह से ये होगा। अच्छा मिनी माता रोग की बात करें तो मेरे भाइयों, मिनी माता रोग की बात करें तो पारा होता है। क्या होता है? पारा। पारे को मतलब समझते हैं आप? पारा, पारा जो होता है ना, पारा, इसकी हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है Hg। क्या होता है मेरे भैया? Hg। इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसी को कहते हैं मरकरी। क्या कहेंगे? मरकरी के नाम से जानेंगे, मरकरी। अच्छा ये जो होता है पारा, इसको हम क्या कहते हैं? क्विक सिल्वर भी कहते हैं, क्विक सिल्वर, क्विक सिल्वर के नाम से भी भैया इसको जान रहे होते हैं। क्लियर हुआ क्या? अच्छा ये क्या होता है? एक द्रव धातु भी होता है भैया, द्रव धातु के नाम से भी इसको जाना जाता है, याद रखें। तो ये द्रव धातु है, Hg है, मरकरी है, पारा है, और इसी को अपन लोग क्या कह रहे हैं भाई मेरे? क्विक सिल्वर के नाम से जान रहे हैं। किसके नाम से जान रहे हैं मेरे भैया? क्विक सिल्वर के नाम से जान रहे हैं। तो ये कुछ आपके क्वेश्चन जो काफी महत्वपूर्ण और इफेक्टेड क्वेश्चन जो आपके प्रत्येक एग्जाम में देखने के लिए मिलते हैं, महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के मैं आपके सामने था। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आई होंगी चीजें, और ये होली हंगामा जो है आपका
बहुत अच्छे से चल रहा होगा, मस्त बिंदास चल रहा होगा। मैं एक बार पुनः आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आप अपने इस होली त्योहार पर अपनी पढ़ाई को एक भाई ऊंची उड़ान देने के लिए आप हमारे साथ एप्लीकेशन पर जुड़े और एप्लीकेशन पर चल रही विशेष प्रकार की छूट जो कि अप टू 90% प्लस 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ आपको प्रत्येक कोर्स दिया जा रहा है। तो क्यों ना आप प्ले स्टोर पर जाकर के उत्कर्ष एप्लीकेशन को डाउनलोड करें और हमारे साथ में पेड बैच में डिटेल जानकारी के लिए जुड़ जाएं और अपने सपनों को साकार बनाएं। तो आज के लिए इतना ही था, तब तक के लिए आप बने रहिएगा अपने उत्कर्ष परिवार के साथ। धन्यवाद।